गुड मॉर्निंग। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन हैं यूट्यूब के ऊपर, ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस चल रही है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आए हुए हैं, जिनकी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। उसका तीसरा दिन है। पहले थ्योरी हुई थी, उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज आज और होंगे। इसके बाद में आगे की जितनी भी अपनी लाइव क्लासेज हैं, वो चौधरी क्लासेज का जो नया चैनल है, चौधरी क्लासेज लाइव, उसके ऊपर रहेंगी। ठीक है। हाँ, ऐप के ऊपर जो बैच है वो अलग बैच है, वो सुबह 8:30 बजे रहता है। तो आप ऐप के ऊपर ज्वाइन करना चाहें तो ऐप के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं, चौधरी क्लासेज ऐप के ऊपर। और यूट्यूब के ऊपर अलग बैच है, आप यूट्यूब के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे क्वेश्चन शो कीजिए, मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन शो करो। पहला सवाल देखिए आज का, फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला सवाल है, देखिए इजी सा सवाल है, एकदम आसान है। ये मेंस 2017 में आए हुए क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं आपको आज। मेंस 2017 में नंबर सिस्टम पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे, जिनमें से कुछ एग्जांपल्स मैं आज आपको कराऊंगा। 15-20 एग्जांपल कराऊंगा। संख्या लिखी गई है 433 गुणा 433 गुणा, ये लिखा गया है 456। छोटा कर दो इसको, गुणा 456 गुणा हो जाएगा, छोटा कर दो, ये हो जाएगा 43n है, ये हो जाएगा 43n है, ये लिखा हुआ है। और इसका जो इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है, वो n+2 होता है। ये हमें बताया गया है कि इस तरीके से कोई संख्या है, उसका यूनिट डिजिट है, वो n+2 होता है। हमसे पूछा है n का मान क्या हो जाएगा, हमसे पूछा है n का मान क्या हो जाएगा। एग्जाम में ये जरूरी नहीं होता है कि आप किसी भी संख्या में या कोई भी जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है थोड़ा छोटा कर दो, जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है वो उसी रूप में आए। हाँ, नीचे ले आओ, है ना, वो उसी रूप में आए, ये जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है, इसमें यूनिट डिजिट पूछा है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है। ठीक है, 3 का 6 गुणा 18 होता है, 18 का 8 हो जाएगा। 8 को फिर इस इकाई के अंक n से गुणा करना है। 3 का 6 गुणा 18 है, 18 को इकाई के अंक n से गुणा करना है। ऑप्शन है 1836, 1836। ठीक है, अब इस 8 को हम किसी भी संख्या से गुणा करें तो वह संख्या है, उससे 2 ज्यादा इकाई का अंक बनना चाहिए। जैसे मैं पहले करता हूं, 8 को 1 से गुणा करता हूं, 8 को 1 से गुणा करता हूं, तो ये तो 8 हो गया। 8 है वो तो 1 से 7 ज्यादा होता है, तो ये नहीं होगा। 8 को मैं फिर 8 से गुणा करता हूं, 8 8 64 हो गया, तो 64 का जो 4 आता है वो तो इस 8 से 4 कम हो गया। इस 8 को मैं 3 से गुणा करता हूं, 8 को 3 से गुणा करता हूं तो 24 आता है। 24 का इकाई का अंक 4 है, 4 तो इस 3 से 1 ज्यादा है। लेकिन जैसे ही मैं 8 को 6 से गुणा करता हूं, ये 48 होता है। 48 का इकाई का अंक या यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 48 का इकाई का अंक है या यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये जो 8 है, n का मान अगर 6 लेते हैं तो n+2 का मान क्या हो जाएगा, 8। तो यहां पर आपका जो सही आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है, वो कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 आंसर हो जाएगा। आप समझिए, इसको दोबारा देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन शो करो, अगला सवाल शो कीजिए। देखिए, आपको ये दिया गया है n बराबर दे रखा है 4 की घात 11 प्लस 4 की घात 12 प्लस 4 की घात 13 प्लस 4 की घात 14 दे रखा है, ऐसे दे रखा है। ठीक, और ये कोई n है। हमसे पूछा है n के पॉजिटिव फैक्टर कितने होंगे। n के पॉजिटिव फैक्टर पूछे हैं, धनात्मक गुणनखंड पूछे हैं
एन के पॉजिटिव फैक्टर कितने हो जाएंगे। ऐसे हमें दिया गया है एन के पॉजिटिव फैक्टर ज्ञात करने हैं। आप इसमें से 4 की घात 11 को कॉमन ले लीजिए, यहां से आ जाएगा 1, यहां से 4 की घात 1 है, ये 4 की घात 2 है और ये 4 की घात 3 हो जाएगा। 4 की घात 11 को 2 की घात 22 लिखा जा सकता है। 4 की घात 11 है, इसको 2 की घात 22 लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 हो जाएगा और ये आ जाएगा 64 और 16 कितना हो जाएगा 80, 80 4 84 और 1 85 हो जाएगा। आप लिख सकते हो 2 की घात 22 गुणा 85 होता है, 85 को आप लिख सकते हैं 17 गुणा 1, 85 को लिख सकते हैं 17 गुणा 5, 17 की घात 1 और 5 की घात 1 लिख सकते हैं। जैसे इनको जोड़ते हैं तो 85 आता है, 85 को फैक्टर्स में लिख देंगे, 17 गुणा 5 लिख देंगे, 17 को 17 की घात 1 और 5 को लिख देंगे 5 की घात 1। आपको मैंने बताया था a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z जब होता है और a b तथा c अगर प्राइम नंबर होते हैं तो इसके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। a b तथा c है, ये प्राइम नंबर होने चाहिए। जैसे 2 17 और 5 प्राइम नंबर हैं तो इसके पॉजिटिव फैक्टर्स की संख्या हो जाएगी x प्लस 1 को y प्लस 1 से और z प्लस 1 से गुणा कर दिया जाता है। x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 कर दिया जाता है। क्वेश्चन के नीचे आ गया है, यहां बता देता हूं, x से एक ज्यादा ले लो, x प्लस 1 ले लो, y से एक ज्यादा ले लो, y प्लस 1 ले लो, z से एक ज्यादा ले लो, z प्लस 1 ले लो और फिर इससे गुणा कर दिया जाता है। तो ये आ जाएगा 22 प्लस 1 हो जाएगा 23, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 23 का चौगुना 92 होता है, 92 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 92, जो कि ए ऑप्शन में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव फैक्टर ज्ञात करना है या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करना होता है, वो कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके लिए अगर आपने नंबर सिस्टम की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप क्लास अटेंड कर लेना, उससे समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे बताया था। नंबर सिस्टम को पूरा पढ़ लेना, पहले चैप्टर से लेके आखिरी तक पूरा पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे पढ़िए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन शो करो, अगला सवाल शो कीजिए। n बराबर 9 की घात 9 है, n बराबर 9 की घात 9 है। ये कहा गया है n कितने धनात्मक घनों से विभाज्य है, n कितने धनात्मक घनों से, धनात्मक घन होने चाहिए उनसे डिविजिबल है, ये आपको बताना है। 9 की घात 9 है, इसको 3 की घात हम लिख सकते हैं 18 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 18, क्योंकि 9 होता है 3 का स्क्वायर और उसके ऊपर घात 9 होगी तो ये 3 की घात 18 हो जाएगा। कोई भी घन संख्या होती है जैसे उसके ऊपर पावर 3n के रूप में होनी चाहिए, यानी पावर ऐसी होनी चाहिए जो 3n का गुणज होती है, ऐसी पावर होनी चाहिए। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, 1 जो होता है वो अपने आप में एक क्यूब नंबर है, एक घन संख्या होती है, तो 1 इसमें शामिल होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 की पावर 0 से डिवाइड होगा, घन संख्या है। फिर 3 की पावर 3 है, ये घन संख्या है। फिर 3 की पावर 6 है, ये घन संख्या है। 3 की पावर 9 एक क्यूब नंबर है। 3 की पावर 12 है, ये क्यूब नंबर है। 3 की पावर 18 है, ये एक क्यूब नंबर है। इन सारी संख्याओं से ये डिवाइड हो जाएगा। जो जो संख्याएं 18 को डिवाइड कर सकती हैं उन सारी संख्याओं से हो जाएगा। या आप ये कह सकते हैं 18 के जो फैक्टर्स होते हैं, 18 के जो फैक्टर्स होते हैं उन सारी संख्याओं से जितने फैक्टर्स बनते हैं उतने ही वो धनात्मक संख्याएं आ जाएंगी जो कि घन संख्याएं हैं और इसको डिवाइड कर सकती हैं। 18 का फैक्टर होता है 1, 18 का फैक्टर होता है जो धनात्मक घन संख्याएं होनी चाहिए और वो 3 के गुणज होने चाहिए, और 18 का फैक्टर होता है 1, 3 के गुणज हों, और दूसरा 18 का फैक्टर होता है कितना, 2 होता है, लेकिन 2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3 की पावर जो 2 होता है, 3 की पावर 2 होता है
वो क्यूब नंबर नहीं होता है, इसलिए 1 ले लेंगे। 3 का गुणज होना चाहिए तो 3 ले लेंगे, उसके बाद में 6 हो जाएगा, उसके बाद में 9 हो जाएगा, उसके बाद में 12 हो जाएगा, उसके बाद में 18 हो जाएगा। ऐसी कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 6 संख्याएं हो जाएंगी। ऐसी संख्याएं हो जाएंगी 6। किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में हो जाएगा ये सारी संख्याएं। एक और बच गया कि 18 तक इनसे डिवाइड होने वाली संख्याएं कितनी हैं? तो ये 15 भी होता है और 18 भी होता है। ध्यान दीजिए, 18 के फैक्टर्स से मतलब यहां पर ये नहीं होगा कि 18 के फैक्टर्स लें, वो संख्याएं जो 3 का गुणज होती हैं और जो 18 तक आ जाती हैं वो सारी संख्याएं हो जाएंगी। तो यहां पर 3 की पावर 0 भी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 0 जो कि क्या होता है? 1 होता है। 1 अपने आप में एक क्यूब नंबर है। 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 6 है, 3 की पावर 9 है, 3 की पावर 12 है और 3 की पावर क्या है? 15 है और 3 की पावर क्या हो जाएगा? 18। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 4 और 3 7 हो जाएंगे। कितनी संख्याएं होंगी? 7 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, ऐसी संख्याएं कितनी होंगी? 7 हो जाएंगी, जो कि 18 तक डिवाइड कर सकती हैं, यानी 18 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकती हैं और क्यूब नंबर हो जाती हैं। ठीक है, क्यूब नंबर वह संख्या होती है जो 3 का गुणज होती है। तो आप ये कह सकते हैं 18 तक 3 के कितने गुणज होंगे वो लेने हैं आपको। 18 तक 3 के गुणज हो जाएंगे, इसमें से 1 को भी शामिल करना है। 3 का 0 से गुणा, 3 का 1 से गुणा, 3 का 2 से गुणा, वो सारी संख्याएं हो जाएंगी। 3 इंटू 0 हो जाएगा, 3 है। 3 इंटू 1 हो जाएगा, ये 0 है। 3 इंटू ये आ जाएगा, 3 की पावर 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना? 1। ठीक है, ये आ जाएगा 3 इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा। 3 का जो क्यूब नंबर है पावर 6 हो जाएगा। 3 की पावर है ये 9 हो जाएगा। 3 की पावर है ये 12 हो जाएगा। 3 की पावर है ये 15 हो जाएगा और 3 की पावर है ये क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इसके अलावा 3 की पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 3 की पावर 0। ये सारे क्यूब नंबर होते हैं। 3 2 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। ये संख्याएं इसको डिवाइड कर सकती हैं जो कि क्यूब नंबर है। क्यूब नंबर की पहचान होती है पावर 3 के गुणज में होनी चाहिए। पावर है वो 3 के गुणज में होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट सवाल दिखाइए। n बराबर आपको दिखाया गया है, पिछला सवाल दिखाओ, हटा दिया आपने। n बराबर 3 की घात 14 प्लस हो जाएगा 3 की घात 13 माइनस हो जाएगा 12। ठीक है, n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या है? इसका सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर लेना है। देखिए आप, इन दोनों में से 3 की घात 13 को कॉमन ले लिया हमने, तो ये 3 + 1 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा? 12। 3 की घात 13 को कॉमन लिया, यहां से 3 की घात 1 यानी 3 आ जाएगा। ये पूरा कॉमन चला गया है तो 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कितना? 12 हो जाएगा। ये 3 की घात 13 है गुणा 4 है, माइनस क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इन दोनों में से 12 कॉमन ले लिया हमने, इन दोनों में से 12 कॉमन ले लिया हमने। यहां से 4 चला गया और 3 चला गया, तो ये 3 की घात 12 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 की घात 12 माइनस 1 हो जाएगा। चलो ठीक है, ये 12 बाहर है। 3 की घात 12 माइनस 1 है, इसको 3 की घात 6 + 1 और 3 की घात 6 माइनस 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, ये तो हो जाएगा 12 गुणा 3 की घात 6 होता है 729, एक जोड़ेंगे तो 730 हो जाएगा। ये हो जाएगा 730। एक घटाएंगे तो ये आ जाएगा 728 आ जाएगा। 729 में से एक घटाएंगे 728। 7 का चौगुना 28 है, 104 आ जाएगा। तो ये जो 12 है ये तो 2 स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा। ये आ जाएगा 73 इंटू 2 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा 728 है, 104 का चौगुना होता है इसलिए 2 स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, 104 है, 13 गुणा 8 होता है यानी 2 क्यूब आ जाएगा और
ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर क्या है 73 हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 13। सही आंसर 13 आ जाएगा। आप देख लीजिए, दोबारा देख लेना, कैलकुलेशन को दोबारा समझ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल शो कीजिए। अगला सवाल शो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई का अंक क्या होगा। 111 पूर्ण संख्याएं हैं, 111 पूर्ण संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या हो गया, पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं, पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं। इसका मतलब 110 प्राकृत संख्याएं हैं, 110 प्राकृत संख्याएं हैं। क्योंकि जीरो को जोड़ने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है चाहे तो पहली 111 पूर्ण संख्याओं को जोड़ दो, चाहे 110 प्राकृत संख्याओं को जोड़ दो। 110 प्राकृत संख्याओं का योग होता है 110 गुणा 111 बट्टे 2 हो जाएगा। ये 2 से 55 बार कटेगा, 55 का 11 से गुणा कर 111 से गुणा करते हैं, यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या आ जाएगा 5। हमसे पूछा है इकाई अंक क्या हो जाएगा 5। सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल शो करें। अगला सवाल शो करना। सौ अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं होती हैं। 100 अंकों की 100 अंकीय धनात्मक संख्याएं, ये 2017 मेंस के सवाल हैं सारे। 100 अंकीय धनात्मक संख्याएं लेनी है, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं होती हैं, ये सवाल हमसे पूछा गया है। चलो मैं एक अंक की लेता हूं पहले। एक अंक की कितनी होती हैं, 1 से 9 तक होती हैं। कुल संख्याएं कितनी होंगी 9 होंगी। मैं 2 अंकों की लेता हूं, 2 अंक की लेता हूं। कई बार कोई सवाल का हमें डायरेक्ट पैटर्न ध्यान नहीं होता है तो हम उसका फॉर्मूला अपनी तरफ से बना भी सकते हैं। 2 अंकों की संख्याएं 10 से 99 तक होती हैं। अंतर से एक ज्यादा, 89 और एक कितना हो जाएगा 90। कुल संख्याएं हो जाएंगी 90 हो जाएंगी। 3 अंकीय संख्याएं, 3 अंकीय संख्याएं हैं, 3 अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं, तो ये संख्याएं 100 से लेके 999 तक होती हैं। तो ये आ जाएगा 899। अंतर से एक ज्यादा और ये संख्याएं कितनी हो जाएंगी 900 हो जाएंगी। ये 9 गुणा 10 की पावर 0 है जो कि 9 होता है। ये 9 गुणा 10 की पावर 1 है जो कि 90 होता है। ये 9 गुणा 10 की पावर 2 है जो कि 900 होता है। और जब हम एक अंकीय संख्या लेते हैं तो 10 के ऊपर पावर 0 होती है। जब 2 अंकीय संख्या लेते हैं तो 10 के ऊपर पावर 1 होती है। जब 3 अंकीय संख्या लेते हैं तो 10 के ऊपर पावर 2 होती है। इसका मतलब 100 अंकीय संख्या लेंगे आप, मैं ये कहूं कि फॉर्मूला ये बन जाएगा n अंकीय संख्याएं हैं, n अंकीय संख्याएं हैं, ठीक है, धनात्मक संख्याएं हैं। तो n अंक की कितनी धनात्मक संख्याएं होती हैं, तो 9 गुणा 10 की घात n माइनस 1 होती हैं। 9 गुणा 10 की घात n माइनस 1 होती हैं। अब आप इसको एक फॉर्मूले के रूप में या एक कंसेप्ट के रूप में भी याद रख सकते हो। n अंक की कितनी संख्याएं होती हैं धनात्मक संख्याएं, 9 गुणा 10 की घात n माइनस 1 हो जाएगा। 100 अंकीय पूछा है तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 100 में से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा 99। आपका आंसर है वो 99 हो जाएगा। कितनी संख्याएं हो जाएंगी 9 गुणा 10 की घात 99। ए ऑप्शन हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 99, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल शो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल दिखाइए आप मुझे क्या है।
आप एक बार इस सवाल को देख लीजिए, सोल्व कीजिए, देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। उसके बाद में मैं शुरू करता हूं। क्या होगा? 3 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है जिसको 3, 4 तथा 6 से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर 1, 2 तथा 4 आता है। n को 5 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या हो जाएगा? 3, 4 तथा 6 से डिवाइड किया जाता है। 3, 4 तथा 6 से डिवाइड किया जाता है और रिमाइंडर आता है 1, 2 और 4। रिमाइंडर आता है 1, 2 एंड 4 आता है। रिमाइंडर आता है 1, 2 एंड 4 आता है और 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए। ऐसी संख्या 3 अंकीय होनी चाहिए। अगर इस संख्या को 5 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा, ये पूछा है हमसे। जब भी ऐसी संख्या होती है ए बी सी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर्स या शेषफल एक्स वाई जेड आते हैं, तो हम एक बात देखते हैं, इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस बराबर रहता है, जिसको हम के मान लेते हैं। और यहां पर के का मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। आप नंबर सिस्टम की जो थ्योरी पढ़ाई थी उसको पढ़ लेना, एलसीएम का कंसेप्ट लगता है इसके ऊपर। 3 में से 1 घटाते हैं तो 2 आता है, 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 आता है, 6 में से 2 घटाते हैं तो 2 आता है, तो वो कॉमन डिफरेंस है। इसको आप नेगेटिव रिमाइंडर भी बोलते हैं। वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक बात है। अब आपको देखना है 3, 4 तथा 6 से डिवाइड होने वाली संख्या इन तीनों के एलसीएम से डिवाइड होती है और इनका एलसीएम होता है 12। 3, 4 और 6 है, इनसे डिवाइड होने वाली संख्या वो होता है 12 होता है। 3 अंकीय संख्या जो 12 से डिवाइड होती है, तो 999 को 12 से डिवाइड करके आप पहले संख्या ज्ञात कर लें। 12 अट्ठे 96 होता है, यहां से बच गया 3, 39। 12 का तिगुना 36 है, यहां बच गया 3। 3 इसमें से घटा दीजिए, इसमें से 3 घटाएंगे तो 996 हो जाएगा। यह आ जाएगा 996। 996 वह संख्या है जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है और 12 से डिवाइड हो जाती है। ये 996 है। लेकिन आपको के माइनस करना होगा, क्योंकि ये शेष बचाने हैं, तब वह संख्या बन जाएगी 996 माइनस कितना हो जाएगा? 2, और वह संख्या आ जाएगी 994। वह संख्या आ गई है 994। फिर पूछा है 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर हो जाएगा 4। अगर इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल या रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लीजिए, समझ लीजिए। अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शो करो। यदि 10 विभिन्न धनात्मक संख्याओं का योग 100 है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संभावित संख्या क्या है? 10 संख्याएं हैं, इनका जो सम है या इनका ये जो योग है वो आना चाहिए 100, और 10 की 10 अलग संख्याएं होनी चाहिए। 10 की 10 हैं वो अलग संख्याएं होनी चाहिए। आपसे पूछा है इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? अगर एक संख्या को बड़ी से बड़ी रखना है तो बाकी संख्याओं को हमें छोटे से छोटा रखना पड़ेगा, और छोटे से छोटा जो धनात्मक संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती हैं। सारी संख्याएं डिफरेंट होनी चाहिए। इसका मतलब पहली 9 संख्याएं हो जाएंगी 1, 2, 3, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 और प्लस एक संख्या और आएगी, और बराबर कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। अगर मुझे उस संख्या को बड़े से बड़ा रखना है तो मुझे इन संख्याओं को छोटे से छोटा रखना पड़ेगा। अलग अलग रखना है और छोटे से छोटा रखना है तो 1 से 9 तक ही रखा जा सकता है। 1 से 9 तक की संख्याओं का योग होता है 9 गुणा 10/2, और ये कितना होता है? 45 हो जाता है। 1 से 9 तक की संख्याओं का योग करते हैं। आप नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हो, कितना हो जाएगा? 45। इनका योग तो 45 हो जाएगा। हमें चाहिए कितना? 100 चाहिए, तो यहां पर एक संख्या और क्या आ जाएगी? 55 आ जाएगी। 45 में क्या जोड़ने पर 100 बनेगा? 55 जोड़ने पर 100 बनेगा। तो सबसे बड़ी संभावित संख्या है वो 55 हो सकती है।
सी ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वह संख्या हो सकती है 55। आपका आंसर 55 आ जाएगा। अगला सवाल शो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक बार सवाल देख लें, उसके बाद में मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं। आप एक बार देख लें। ठीक है, देखिए आपको दिया गया है एन का मान दे रखा है, एन का मान दे रखा है 0.369 369 है, बार बार आ रहा है, 369 बार बार आ रहा है, ऐसे चल रहा है। दूसरा है 0.531 ऐसे चल रहा है, ये हो जाएगा एम का मान है 0.531 ऐसे बार बार चल रहा है, इस टाइप से दिया गया है। हमसे पूछा है 1/n प्लस 1/m क्या होगा। 1/n प्लस 1/m है, इसका मान हमसे पूछा है कि इसका मान क्या हो जाएगा। 1/n प्लस 1/m है, इसका मान हमसे पूछा है। पहले इसको देखते हैं। 3 अंकों के बाद में रिपीट हो रहे हैं डिजिट्स, इसका मतलब है आपको मैं डेसिमल नंबर में पढ़ाऊंगा, इसको 369/999 लिखा जा सकता है। कैसे आता है वो आपको मैं उसी टाइम बताऊंगा कि कैसे लिखा जा सकता है। 369/999 आ जाएगा। ऐसे ही ये जो m है इसको लिखेंगे, इसमें भी 3 डिजिट के बाद में 531 ऐसे ही हो रहा है, इसको भी आप लिख सकते हैं। बीच में इसको लिख सकते हैं 531/999 हो जाएगा। ये आ जाएगा 531 कितना हो जाएगा 999। ये संख्याएं 9 से कट जाती हैं। 9 का चौगुना 36, 9 एकम 9, और ये 9 से कट जाएंगे 111 बार। ये कट जाएगा 9, 9 का 5 गुणा 45 होता है, ठीक है, और 9 9 81 होता है, और ये कट जाएगा 111 बार। ये मान किसका है n का, ये मान किसका है m का। ये आप इनको रिवर्स करके लिख देंगे तो यहां आ जाएगा 111/41 आ जाएगा, प्लस 111 बट्टे क्या हो जाएगा 59। 111/41 प्लस 111/59 या 59 आ जाएगा। इसमें से 111 बाहर आ जाता है कॉमन, तो ये तो आ जाएगा 1/41 और ये आ जाएगा 1/59 आ जाएगा। 1/41 और 1/59, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये नीचे गुणा होके आ जाएंगे। फाइनल कैलकुलेशन ये बनेगी 111 गुणा, इनको आपस में जोड़ते हैं तो ये आता है 100 आता है। 41 और 59 को जोड़ते हो तो ये 100 आता है, ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 41 गुणा 59 आ जाएगा। 41 गुणा क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को करते हैं। ऊपर तो 111 के आगे 00 है, ऊपर 111 के आगे 00 होना चाहिए, ठीक है, तो वो केवल ए ऑप्शन में दिख रहा है मुझे। और ये संख्याएं आपस में कटेंगी नहीं, क्योंकि 41 और 59 दोनों प्राइम नंबर होती हैं, और प्राइम नंबर इनमें से किसी को भी नहीं काटेगी। 111 37 गुणा 3 होता है, इसका मतलब केवल ए ऑप्शन से सेटिस्फाई हो जाएगा। और वैसे भी अगर मुझे इनको गुणा करना है तो ये 50 से 9 कम है, ये 50 से 9 ज्यादा है, तो 50 प्लस 9 है, 50 माइनस 9 से गुणा होगा, 50 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 50 का स्क्वायर 2500 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 2500 में 81 घटाते हैं तो 2419 आ जाएगा। 2419 ए ऑप्शन में पड़ा है। ऊपर तो आ जाएगा 11100 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2419 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। आप देख लेना कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन शो करो। अगला सवाल दिखाइए मुझे। अगला सवाल दिखाना। आप लोग इसको देखो कैसे करेंगे, विचार करो, फिर मैं आपको बताता हूं क्या करना है इसका। 100 से 400 के मध्य सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा जो 13 से डिविजिबल है। 100 से 400 के बीच सभी संख्याओं का योग क्या होगा
जो 13 से डिविजिबल हैं ये ज्ञात करना है हमें। 13 × 104 पहली संख्या 104 हो जाएगी। अंतिम संख्या है 13 का तिगुना 39 होता है, ठीक है, और ये 30 हो जाएगी, अंतिम 30वां गुणज हो जाएगी। 13 का तिगुना 39 होता है तो ये आ जाएगा 390 हो जाएगी। आखिरी संख्या हो जाएगी 390, आखिरी संख्या 390 हो जाएगी, माइनस पहली संख्या 104 हो जाएगी, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टे सर्वांतर प्लस 1 हो जाएगा। ये तो टोटल संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। वैसे ही देखो 13 7 91 होता है, 13 8 104 होता है, तो 13 का 8वां गुणज है उससे लेके 13 का 30वें गुणज तक संख्याएं आएंगी। 8 से 30 तक टोटल संख्याएं होती हैं 23। 8 से 30 तक टोटल, अंतर से एक ज्यादा संख्याएं होती हैं, इनका अंतर कितना है 22, संख्याएं हो जाएंगी कितनी 23 हो जाएंगी। आप ध्यान रखना 100 से 400 के बीच में आपको संख्याएं पूछ रहा है, कितनी संख्याएं हो जाएंगी। या दूसरा तरीका है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टे सार्वंतर प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 390 है, इसको 13 से डिवाइड किया जाता है, इसका भाग जाता है इसमें कितनी बार 30 बार जाता है, इसमें कितनी बार जाता है 8 बार जाता है। 30 में से 8 घटाएंगे, ठीक है ना, 13 × 104 होता है, 30 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 22, 22 और 1 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी 23, एन का मान क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। एन इंटू प्रथम संख्या 104 है प्लस अंतिम संख्या 390 है और बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बट्टे कितना हो जाएगा 2। 390 में 4 जोड़ते हैं 394 आता है, 394 में 100 जोड़ते हैं 494 आता है, 494 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यह आ जाता है 294 का आधा होता है 47, 247 आ जाएगा। ये हो जाएगा 23 गुणा 247 हो जाएगा, ये आ जाएगा 23 गुणा 247। अब एक बात देखना, आपको जो संख्याएं दी गई हैं उनमें 23 गुणा 247 दिया गया है, तो या तो 23 से जैसे गुणा करते हैं वैसे इसको गुणा कर दो। 23 गुणा 247 है, वो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है वो आपको देख लेना। या यूनिट डिजिट से 7 गुणा 3 इकाई का अंक 21 है, 21 का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, जो कि ए और डी ऑप्शन है, इसका मतलब ए और डी ऑप्शन में से 1 होगा, ठीक है। और ये जो संख्या है ये 23 और 247 का, ठीक है। ए ऑप्शन में है 6 5 11 और 1 12, 12 और 8 20 होता है। डी ऑप्शन में है 7 5 12, 12 और 7 कितना होता है 19 होता है। तो वैसे डिविजिबिलिटी से चेक नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है, 23 का गुणा कर दीजिए इसके साथ, जो भी आपका आंसर है उसको मैच कर देना। तरीका क्या है वो समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन शो कीजिए, अगला सवाल शो करो। अगला सवाल, अगला, हाँ देखिए 3 की घात दे रखा है 13, 33 33 33, 3 की घात 33 प्लस 3 की घात 33 प्लस 3 की घात 33 है, इसको इंटू किया गया है 2 की घात 33 प्लस 2 की घात 33 से, 2 की घात 33 प्लस 2 की घात 33 से, और बराबर दे रखा है 6 की घात x, बराबर दे रखा है 6 की घात x। हमसे पूछा गया है x का मान क्या हो जाएगा। 6 की पावर x दे रखा है, हमसे पूछा है x का मान क्या हो जाएगा। हमें x का मान ज्ञात करना है कि x का मान कितना होगा, ये हमें बताना है। इसमें किसी संख्या को 3 बार जोड़ के लिखा गया है तो 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये 3 की घात 33 गुणा 3 कर दो आप इसको। यहां 2 बार जोड़ के लिखा गया है तो इसको 2 से गुणा कर दो, तो 2 की घात 33 गुणा 2 कर दो, बराबर 6 की घात क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इस 3 को 3 की घात 1 लिख दो, इस 2 को 2 की घात 1 लिख दो, ये 3 की घात 34 हो जाएगा और ये 2 की घात 34 हो जाएगा,
बराबर 6 की घात x हो जाएगा। आधार जब गुणा होते हैं तो घातें अगर कॉमन हैं तो आधार गुणा होके वही कॉमन घात लग जाएगी और 6 की घात x बराबर हो जाएगा 6 की घात 34 हो जाएगा, x का मान 34 हो जाएगा 34। आपका जो सही आंसर है वो 34 हो जाएगा, 34 आंसर आ जाएंगे। आप समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन शो करो, अगला सवाल दिखाओ। अगला सवाल दिखाइए, शो कीजिए। एक तीन चार पाँच सात, 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 7 7 10, 5 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 9 है, प्लस 9 है। इसके 40 पद लेते हैं, 40 पद हैं, इनका योग करना है। ठीक है, इसके 40 पदों का योग करना है। ये डबल सीरीज चल रही है। 1 4 7 10 एक सीरीज है, 3 5 7 9 ये दूसरी सीरीज चल रही है, 1 4 7 10 अलग सीरीज चल रही है। ठीक है, 40 पद लेते हैं, इसका मतलब 20 पद तो इस सीरीज के हो जाएंगे और 20 पद ही उस सीरीज के हो जाएंगे। इसके 20 पद होंगे। ठीक है, प्रथम संख्या 1 है, अंतिम संख्या 4 है, सार्वंतर कितना है 3 का है। देखिए 3 का है, सार्वंतर कितना हो जाएगा 3। ये आ जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, ये आ जाएगा। इसका 40वां पद लेना है, ये आ जाएगा 20/2, n/2 हो जाएगा 20/2, 2a, 2a का मान 2 हो जाएगा, प्लस n-1, 20 माइनस 1 19 हो जाएगा और सार्वंतर कितना चल रहा है 3 चल रहा है। ये तो आ गया इसका, इस सीरीज का रिजल्ट आ गया। कोई भी समांतर श्रेणी या एपी होती है, उसका जब योग ज्ञात करना होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी यूज करते हैं। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी यूज करते हैं। डबल सीरीज है, 40 पदों का योग पूछा है तो दोनों सीरीज के 20-20 पद हो जाएंगे। इसके भी 20 पद होंगे, उसके भी 20 पद हो जाएंगे। 20 n का मान 20 हो जाएगा, n/2 20/2 हो गया। a का मान 1 है, पहला पद होता है a, 1 का 2 से गुणा 2 हो गया। n-1 20 माइनस 1 19 हो जाएगा। सर्वांतर अंतर कितने का चल रहा है 3 का, तो ये कितना हो जाएगा 3। ये तो इस सीरीज का रिजल्ट आ गया। दूसरे सीरीज में भी 20 पद है, इसलिए n/2 हो जाएगा। प्रथम पद कितना है, इसमें आ जाएगा 2a, 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6, 2a प्लस n-1 हो जाएगा, n-1 19 होगा और यहाँ पर 2 का डिफरेंस चल रहा है तो आप इसको गुणा कर देंगे, किससे 2 से गुणा कर देंगे। ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 19 का तिगुना 57 है, 57 और 2 59 है, 10 से गुणा करेंगे 590 आ जाएगा। ये आ जाएगा 590। ठीक है, 19 का दुगुना 38 होता है, 38 और 6 44 होता है, 44 का 10 से गुणा करेंगे 440 आ जाएगा। ये आ जाएगा 440, 1030 हो जाएगा। ये आ जाएगा 1030। सही आंसर हो जाएंगे 590 प्लस 440, 1030 हो जाएगा। सही आंसर है 1030। किस ऑप्शन में है, सी में। सही आंसर सी हो जाएगा, 1030 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शो करना। ये आपके एग्जाम में आए थे, जो 2017 में मेंस का एग्जाम लगा था, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38 है, x का अधिकतम मान क्या होगा। x y z अभाज्य संख्याएं हैं। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38 है, ये कहा गया है हमें।
और ये एक्स वाई जेड प्राइम नंबर हैं, एक्स मैक्सिमम क्या होगा? अगर एक्स को अधिकतम रखना है तो मुझे वाई और जेड को न्यूनतम रखना पड़ेगा, और वाई और जेड को न्यूनतम रखूंगा तो न्यूनतम अभाज्य संख्या दो होती है। मान लीजिए मैं इनमें से किसी को एक को दो मान लेता हूं, एक बार सपोज कीजिए कि मैं इसको दो मान लेता हूं। जैसे मैंने इसको दो माना तो ये दोनों संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं हैं, वो फिर इनका योग 36 बनना चाहिए, क्योंकि जेड को मैंने दो मान लिया। एक्स प्लस वाई कितना बनना चाहिए? 36 बनना चाहिए। एक्स प्लस वाई क्या बनना चाहिए? 36 बनना चाहिए। ये हो जाएगा, कितना होना चाहिए? 36। ठीक है, इनका योग आ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38 है। एक्स का अधिकतम मान लेना है, एक्स का अधिकतम मान लेना है तो मुझे वाई और जेड में से एक को न्यूनतम लेना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने जेड को कितना ले लिया? दो ले लिया। ठीक है, अब दो ले लिया तो 38 में से दो तो ये हो गया, तो बाकी एक्स प्लस वाई कितना होना चाहिए? 36। एक्स प्लस वाई है ये 36 होना चाहिए, एक्स प्लस वाई 36 होना चाहिए। अब देखो, अगर मैं तीन लेता हूं, आप ध्यान से सुनना, अगर मैं तीन लेता हूं तब तो ये आ जाएगा 33, अभाज्य संख्याएं नहीं है। अगर मैं पांच लेता हूं तब आ जाएगा 31, क्योंकि योग 36 होना चाहिए, तो पांच लेता हूं तो 31 आ जाता है। ऑप्शन में 31 से बड़ी और कोई अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती है। 31 और 36 के बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये हो सकता है एक संख्या ये पांच हो जाए और एक संख्या कितनी हो जाए? 31। 31 और पांच 36 और दो कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। एक बात जरूर ध्यान रखना, एक संख्या तो दो ही आएगी। क्यों आएगी उसका मैं कारण बताता हूं। दो एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम संख्या होती है, दो एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम संख्या होती है। अगर आप दो को नहीं लोगे तो फिर तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हो जाएंगी, और तीन विषम संख्याओं का योग कभी भी एक सम संख्या नहीं बनता है। याद रखना हमेशा, तीन विषम संख्याओं का योग कभी भी एक सम संख्या नहीं बनता है। तो अगर आप इसको सम संख्या बनाए रखना चाहते हो, क्योंकि 38 तो आपको बनाना पड़ेगा, अगर यहाँ तीन लेते हो पांच लेते हो सबसे छोटी संख्या, इसका मतलब क्या है? आपने दो को नहीं लिया है तो ये दोनों संख्याएं फिर विषम संख्याएं हो जाएंगी। दो को अगर नहीं लेते हो तो तीनों ही विषम संख्याएं हो जाएंगी। तीन विषम संख्याओं का योग कभी भी सम संख्या नहीं बनता है, इसलिए मुझे एक संख्या तो यहां सम लेनी पड़ेगी। ये दो विषम संख्याएं सम संख्याएं बना देंगे, जिसमें सम जुड़ के क्या आ जाएगा? एक सम संख्या आ जाएगा। तो एक संख्या सबसे छोटी विषम संख्या वैसे भी दो होती है, दो ले लिया मैंने। उसके बाद में बाकी दो संख्याओं का योग 36 हुआ। अब देखो, 36 में सबसे छोटी विषम संख्या अभाज्य संख्या 36 से छोटी अभाज्य संख्या है वो आती है 31 आती है। उसके बाद में 29 आता है, उसके बाद में 23 आता है। तो मैं सबसे पहले 31 देखता हूं। अगर मैं इस एक को 31 लेता हूं तो दूसरी क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इसका मतलब सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वो हो जाएगी 31। 31 हो जाएगी, 31 हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन शो करो, अगला सवाल दिखाइए। अगला सवाल दिखाइए, क्वेश्चन शो करो। तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? n तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। आप इसको एज ए फैक्ट के रूप में याद रख सकते हो। और इसको जब 13 से डिवाइड किया जाता है तो 13 104 होता है, और रिमाइंडर कितना आ जाए? 13 7 91 होता है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, 13 7 91 हो जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 10। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10। डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अगला क्वेश्चन शो कीजिए, अगला सवाल दिखाइए। नेक्स्ट, 2 5 4 तथा आता है, जब m को 9 से विभाजित किया जाता है शेषफल क्या होगा? m को 9 से विभाजित किया जाता है, शेषफल क्या आ जाएगा? पूरा सवाल शो करो, नीचे ले थोड़ा। हाँ हाँ, m चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसको 4 5 6 तथा 7 से विभाजित करने पर 2 3 4 तथा 5 आता है। 4 से 5 से 6 से और 7 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे, हाँ बस इतना सही है। 4 5 6 7 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर आ रहे हैं, रिमाइंडर आ रहे हैं 2
3, 4 और 5, 2, 3, 4 और 5 आ रहे हैं। इसका मतलब मुझे एक बात पता चल गई है कि ये एलसीएम वाले कंसेप्ट पे चलेगा ये सवाल, ठीक है ना। यानी 4 और 2 का अंतर कितना होता है 2, 5 और 3 का अंतर कितना होता है 2, 6 और 4 का अंतर कितना होता है 2, 7 और 5 का अंतर कितना होता है 2, के की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, के का मान कितना आ जाएगा 2। अभी तीनों संख्याओं का एलसीएम लिया जाता है और उसमें से फिर उस के को घटा दिया जाता है तो वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। लेकिन यहां 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 हो जाएगी। तो हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे जिसको इनसे डिवाइड करने पर शेषफल कितना आता है 2 आता है, 2, 3, 4, 5 आता है, या ये कह सकते हैं नेगेटिव रिमाइंडर 2 आता है। चलो इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो 2 के लिए तो 4 ले लेंगे, 3 के लिए 3 ले लेंगे, 5 के लिए 5 ले लेंगे और 7 के लिए 7 ले लेंगे। बोले ऐसे कैसे ले लेते हैं, तो अभी एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से बता दूंगा मैं। 4 के लिए 4 ले लेते हैं, 3 के लिए 3 ले लेते हैं, 5 इसमें से मिल जाता है, 7 इसमें से मिल जाता है। जैसे ही आपने 4 ले लिया तो 6 वाला 2 लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने इसमें से 4 ले लिया है तो 2 उसके साथ चला गया है तो यहां से केवल 3 ही बचेगा और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 का तिगुना 21 है, 5 का चौगुना 20 है, 21 का 20 से गुना करते हैं, 21 का दुगुना 42, 420 हो जाएगा। ऐसा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 420। आपसे केवल संख्या पूछी होती कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तब तो आपका आंसर आ जाता 420 और उसमें से -2 कर देते। लेकिन यहां पर कंडीशन लगा दी है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो ये जो 9999 है इसको 420 से डिवाइड कीजिए, 420 है ये हो जाएगा 840, 9 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 9 हो जाएगा। 420 है 1260 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1260, 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3, 339 आ जाएगा। 9999 में से 339 घटाया जाता है तो ये आ जाएगा 9660, ये आ जाएगा 9660। 9660 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनसे डिवाइड होती है और अभी के घटाना बाकी है तो माइनस इसमें से के कर दीजिए, के का मान क्या हो जाएगा 2 और ये संख्या हो जाएगी 9658। ये ऐसा क्यों किया, 2 क्यों घटाया, उसके लिए आप नंबर सिस्टम की जो पहले थ्योरी की क्लास है वो अटेंड कर लेना। 9658 हो जाएगा, इसको 9 से डिवाइड करते हैं, शेषफल कितना हो जाएगा, तो 9658 है, इसको डिवाइड करते हैं 9 से, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, शेषफल पूछा है, 9 एकम 9, खत्म काम, 9 सत्ते 63, 2 बच गया 28, 9 का तिगुना 27, रिमाइंडर या शेषफल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, शेषफल हो जाएगा 1। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन शो करो। अगर किसी भी बात को समझने में दिक्कत हो रही है तो उसका एक ही कारण हो सकता है, आपने नंबर सिस्टम की क्लासें ली नहीं होंगी जिनमें ऐसे डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। जैसे ही आप वो क्लास लेंगे उसके बाद में आपको समझ में आने लग जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगला सवाल देखिए। 2 धनात्मक संख्याओं का योग 14 है, उनके वर्गों के मध्य का अंतर 56 है, उनके वर्गों का योग क्या हो जाएगा। योग 14 है, जैसे ए और बी लेते हैं तो ए प्लस बी है 14, ठीक है। वर्गों का अंतर 56 है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये कितना है 56 है, ठीक है। उनके वर्गों का योग क्या हो जाएगा, हमसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा। मैं आपको इसको थोड़ा सा इजी करके बता देता हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी से भाग देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी से भाग देते हैं तो ए माइनस बी आ जाता है। यानी 56 को यदि मैं 14 से भाग देता हूं तो 4 आ जाएगा, ए माइनस बी का मान कितना हो जाएगा 4, ए माइनस बी का मान 4 हो जाएगा। अब इसको 2 तरीके से बताया जा सकता है। एलजेब्रा आपको मैंने अभी पढ़ाया नहीं है यूट्यूब के ऊपर, इसलिए अभी एक बार एलजेब्रा से रहने दीजिए, लेकिन फिर भी अगर आप समझ सकते हैं तो मैं बता देता हूं। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसमें
ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ के अगर 2 का भाग दिया जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। वर्गों का योग पूछा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है जब ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ के 2 से डिवाइड किया जाता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ए प्लस बी का मान 14 है, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। ए माइनस बी का मान 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से। 196 को पहले 4 दे दो 200 हो जाए, फिर 12 दे दो 212 हो जाए, फिर 2 से डिवाइड कर दो, 200 का 12 का आधा आता है 106। इसका मान कितना हो जाएगा? 106। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका मान हो जाएगा 106। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है जब आपके पास a प्लस बी होता है, जब आपके पास a माइनस बी होता है, ये a माइनस बी का मान है, जब आपके पास a माइनस बी होता है तो आप a का मान ज्ञात करना है तो इनको जोड़ के आधा कर दो और b का मान ज्ञात करना है तो घटा के आधा कर दो। a प्लस बी बराबर 14 है और a माइनस बी बराबर 4 है तो a का मान ज्ञात करोगे तो जोड़ दो, 14 और 4 18, 18 का आधा क्या हो जाएगा? 9। b का मान ज्ञात करते हैं तो घटा के फिर आधा कर दो, 14 में से 4 घटाएंगे 10, 10 का आधा कितना होगा? 5। a का मान 9 हो जाएगा, b का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, वर्गों का योग करना है। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 81 और 25 को जोड़ते हैं तो 106 आ जाएगा। सही आंसर हो जाएगा 106। किस ऑप्शन में है वो देख लेना। ठीक है, आप समझ रहे हैं। अगला सवाल बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। देखिए 217 है, उसकी पावर है 413 इंटू 819 है, उसकी पावर है 547 इंटू 414 है, इसकी पावर है 624 इंटू 342 है, 342 है, इसकी पावर है 812। हमसे पूछा गया है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाईकांक क्या होगा। ये हमसे पूछा है कि ये जो दिया गया है इसके इकाईकांक क्या होगा। तो जब भी इकाईकांक पूछा जाता है तो ये फालतू का कचरा इधर वाला हटा दिया करो, केवल इकाईकांक ही रख लिया करो। अगर पावर में दिया गया है तो अपने कोई काम का नहीं है, जो दे रखा है वो। यहां पर जो पावर होती है उसमें 4 से भाग देके देखा जाता है, तो 4 से भाग देके देखा जाता है तो आखिरी 2 अंकों पे ही काम चल जाएगा। तो ये इनको भी आप छोटा कर लिया करो, कोई जरूरत नहीं है इतना इतना लिखने की। 4 से भाग है वो आखिरी 2 अंकों से ही पता चल जाता है। 4 का भाग दिया, 4 का तिगुना 12, शेष क्या बच गया? 1। तो ये 7 की घात 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया है? बात वही है, नंबर सिस्टम की क्लास देख लेना आप, है ना, जो थ्योरी में आपको इकाई और दहाई के अंक ज्ञात करने बताए थे। 47 में आपने 2 का भाग दे दीजिए, 4 का भाग दे दीजिए, कोई बात नहीं है, 3 बच जाएगा तो ये 9 की घात 3 हो जाएगा। 24 में भाग 6 का पूरा 4 का पूरा पूरा जाता है, इकाईकांक 4 है तो ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 12 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, इकाईकांक 2 है तो ये भी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 7 की घात 1 7 होता है, 9 की घात 3 होता है। देखो 9 की जो सम घात होती है वो तो इकाईकांक लाती है 1 और 9 की जो विषम घात होती है वो इकाईकांक लाती है 9। तो ये आ जाएगा 9 गुणा 6 गुणा कितना हो जाएगा? 6। 7 का 6 गुणा 7 का 9 गुणा कितना हो जाएगा? 63। 63 से 3 आएगा, 3 का 6 से गुणा कितना हो जाएगा? 18। 18 से 8 आएगा, 8 का 6 से गुणा हो जाएगा 48। 48 के इकाईकांक है, यूनिट डिजिट है वो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सही आंसर है वो कितने हो जाएंगे? 8। आपके जो आंसर हैं वो क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। सही आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए।
3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जिसके सभी अंक विषम हैं? सभी अंक विषम, सभी अंक विषम होने चाहिए और 3 अंकीय संख्याएं होनी चाहिए। आप देखना, जैसे संख्याएं 100 के बाद में शुरू होती है, 999 तक जाती है, तो पहली संख्या आएगी 111, क्योंकि 101, 102, 103 में बीच में 0 आता है, विषम नहीं होता है। 111 है, ये आएगी। उसके बाद में 111 से स्टार्ट होंगी, फिर एक 111 से स्टार्ट होंगी, ये ले लिया। 111 से 119 तक होंगी, फिर 131 से 139 तक होंगी, फिर 151 से 159 तक होंगी, ऐसे होंगी ये, ठीक है। 111 से 119 तक होंगी और केवल विषम संख्याएं होंगी। विषम संख्या जैसे 112 नहीं आएगा, 114 नहीं आएगा, ऐसे। तो 111 से 119 तक 10 संख्याएं होती हैं, जिनमें से विषम अंकों से बनी हुई संख्या, जैसे यहां 111 से 119 तक लिया, 131 से 139 तक लिया, 151 से 159 तक लिया, तो यहां पर केवल 5 संख्याएं आएंगी, 5 संख्याएं यहां आएंगी, 5 संख्याएं यहां आएंगी। ऐसे ही करते करते ऐसे टोटल ये 25 संख्याएं हो जाएंगी। ऐसे टोटल ये कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 25, क्योंकि 1 से बीच में 1 आते हुए, बीच में 3 आते हुए, बीच में 5 आते हुए, तो बीच में 7 आते हुए, बीच में 9 आते हुए, ऐसे लिखे जाएंगी। 171 से 179 तक 5 संख्याएं ये हो जाएंगी। केवल विषम संख्याएं लेनी है, इनके बीच में जो सम संख्याएं आती हैं वो नहीं लेनी है। और 191 से 199 तक है, केवल विषम संख्याएं लेनी है, तो 5 ये हो जाएंगी। और ये टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 25 हो जाएंगी। ये टोटल संख्याएं कितनी होंगी? 25, ठीक है। अब वो संख्याएं ये आ गई जब यहाँ 1 था, 111 था, 131, 151, 171, 191 था, यहां से लेके ये 99 तक थी, तो ये 25 संख्याएं हो गई। अब ये यहां पर ऐसे होंगी कि 301 से चलते चलते 391 तक वाली, फिर 501 से 591 तक वाली, जैसे ये लिखा हुआ है, इस 1 की जगह 3 आ जाएगा, सब जगह 3, इस 1 की जगह 5 आ जाएगा, सब जगह 5। ऐसे ही 701 से 791 तक वाली, ठीक है ना। अब 701 से 719 तक, फिर 731 से 739 तक, ऐसे आएंगी। बीच में जो 721 है वो वाली नहीं आएंगी, तो ये संख्याएं हो जाएंगी। ऐसे ही 901 से 991 तक वाली 5 संख्याएं ये हो जाएंगी, ठीक है। ये 25 इसमें आ रही थी, 25 इसमें आ रही हैं, 25 इसमें आ रही हैं, 25 इसमें आ रही है और 25 इसमें आ रही थी। 25 के ऐसे 5 सेट बनेंगे। एक सेट में 25 संख्याएं होंगी और ऐसे सेट बनेंगे 5। 25 का 5 से गुणा कितना हो जाएगा? 125। टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 125। आप इसको गौर करना, आप इसको समझना। नहीं समझ में आता है तो इसको दोबारा देख लेना, ठीक है। आपके ये समझ में आ जाएगा। सभी अंक विषम होने चाहिए। इसका मतलब पहला अंक विषम है तो 1 से, दूसरा अंक विषम है तो 3 से। पहला अंक है तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। दूसरा अंक विषम है तो भी 1 3 5 7 9 में से ही हो सकता है। तीसरा अंक विषम है तो 1 3 7 5 9 में से ही हो सकता है। अब अगर मैंने पहला अंक विषम ले लिया, दूसरा अंक भी, पहला अंक 1 ले रहा हूं, दूसरा अंक 1 ले रहा हूं, तो तीसरा अंक है वो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। ऐसे 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब मैं दूसरे अंक को विषम लेता हूं और फिर ऐसे 5, ऐसे फिर दूसरे अंक को अगली विषम संख्या लेता हूं और फिर 5, फिर दूसरे अंक को अगली विषम संख्या लेता हूं और 5, दूसरे अंक को अगली विषम संख्या लेता हूं और कितने बन जाएंगे? 5। ऐसे यहां पर पहला विषम अंक 1 है, उसके आधार पर 25 संख्याएं बन गई। ऐसे ही फिर दूसरा विषम अंक यहां 3 लूंगा तो 25 और बन जाएंगी, फिर 5 लूंगा तो 25 और बन जाएंगी, 7 लूंगा तो 25 और बन जाएंगी और 9 लूंगा तो 25 और बन जाएंगी। 25 के 5 सेट बनेंगे। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 125। 125 संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। आप समझ रहे हैं? ठीक। तो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत है समझने में, ठीक है, तो आप नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको
अच्छा समझ में आया है? बढ़िया लग रहा है आपको पढ़ के, तो आपके जितने भी साथी हैं आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। हाँ, कल से मैं आगे की जो क्लासेज हैं, वो जो नया चैनल है चौधरी क्लासेज लाइव, नया चैनल है चौधरी क्लासेज लाइव, इसके ऊपर रहेंगी, ठीक है। इसका जो लिंक है वो मेरे फेसबुक पेज पर आपको मिल जाएगा, 4-5 दिन पहले का शेयर किया हुआ है, वहां से आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप ले लेना, ठीक है। या फिर चौधरी क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है, चौधरी क्लासेज का जो फेसबुक पेज है वहां से मिल जाएगा, वहां से आप ले लेना। इसके ऊपर आगे क्लास रहेंगी और अगला चैप्टर रहेगा डेसिमल नंबर या दशमलव संख्याएं, ठीक है। तो आप नंबर सिस्टम के अगर और भी प्रैक्टिस की जरूरत होगी तो मैं आपको और वीडियो अवेलेबल करा दूंगा, जिनमें लगभग 20-25 क्वेश्चंस का एक वीडियो बनता है लगभग, ठीक है। तो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का करा दूंगा। एक बार आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, एक बार नया चैप्टर पढ़ते हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है या आपकी तरफ से ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि नंबर सिस्टम में हमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ, तो 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, जितनी की आपको जरूरत महसूस होती है मैं और करा दूंगा, ठीक है। आपकी तरफ से कोई भी बात है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।